एक ऐसा देश जिस पर 2008 में आए ग्लोबल रिसेशन का भी फर्क नहीं पड़ा, जहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे टेक जाइंट कंपनी का हेड ऑफिस मौजूद है, जिसे आज दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है। मगर वहां रहने वाले 70% लोग इस देश में रुकना ही नहीं चाहते। क्या? जी हां, आप सही सुन रहे हो। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह देश कौन सा है, तो बताते चलें, इस देश का नाम है आयरलैंड, जिसे केल्टिक टाइगर भी कहा जाता है। वो कहते हैं ना, बाहरी चमक दमक को देखकर ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं लगाया जा सकता। यह बात आयरलैंड को देखते हुए एकदम सच लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरलैंड एक ऐसा देश है जो अमेरिका, यूके, कुवैत और यहाँ तक कि कतर से भी ज्यादा अमीर है। मगर इसके बावजूद यहाँ रहने वाले 18 से 24 एज ग्रुप के 70% से भी ज्यादा लोग हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। सुनकर हैरानी हो रही है ना? मगर अनफॉर्चुनेटली यही सच है। आज जहां दुनिया भर की मोस्टली सक्सेसफुल टेक कंपनी के हेड ऑफिस मौजूद हैं, उस देश की यूथ वहां रुकना ही नहीं चाहती। आखिर क्या रीजन है कि लोग आयरलैंड को छोड़ना चाहते हैं? पूरी कहानी को समझने से पहले आपको उस मिस्ट्री को समझना पड़ेगा जिसने 150 साल पहले भुखमरी में डूबे आयरलैंड को दुनिया की एक ऐसी कंट्री बना डाला जो आज अमेरिका, यूके, कुवैत और कतर से भी ज्यादा अमीर है। यह वाकई काफी हैरान कर देने वाली बात है। कितनी अमीरी में भी लोग अपने देश को क्यों छोड़ना चाहते हैं, पूरी कहानी बताएंगे। मगर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड इतना ज्यादा अमीर तो बना कैसे। इस कहानी को जानने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि आज से 150 साल पहले आयरलैंड यूरोप का सबसे गरीब देश था और यहाँ के हालात इतने ज्यादा बुरे थे कि आपको हर गली में कुपोषित बच्चों को लिए औरतें भीख मांगती नजर आती थीं। हर तरफ भूख, गरीबी और मौत का तांडव चल रहा था। यही नहीं, 1845 से 1852 में यहाँ आने वाले द ग्रेटेस्ट हंगर ने 10 लाख से भी ज्यादा आयरिश लोगों की जान ले ली थी। ये ड्रॉट इतना खतरनाक था कि आयरलैंड की 11% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इस अकाल की वजह से मौत का शिकार बन गई थी। ये डिजास्टर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आज तक भी आयरलैंड की पॉपुलेशन इसकी भरपाई नहीं कर पाई है। तभी तो आयरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसकी 1840 की पॉपुलेशन 2024 की पॉपुलेशन से बहुत कम है। अगर बात करें आयरलैंड की, तो भारत की तरह ये भी पहले ब्रिटिश अंपायर के कंट्रोल में था। मगर 1922 में यह ब्रिटिश अंपायर से तो आजाद हो गया था, लेकिन अगले 50 सालों तक इसके हालत सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। मगर फिर आया 1973 का साल। ये साल इसलिए खास है क्योंकि 1973 में आयरलैंड यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर बन गया था। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर बनने से आयरलैंड को अपनी हालात सुधरने की एक होप नजर आई। आपको बताते चलें कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का मेंबर होने का मतलब था कि अब आयरलैंड सभी यूरोपियन देशों को अपना माल बेच सकता था, वो भी केवल एक देश में टैक्स देकर। यानी अब आयरलैंड को सभी देशों में अलग अलग टैक्स नहीं देना था। इससे आयरलैंड को ज्यादा फायदा होने लगा। अब आयरलैंड के गवर्नर ने सोचा कि क्यों ना इस रूल से फायदा उठाया जाए। इसलिए आयरलैंड ने सभी कंपनी को ओपन इनविटेशन दिया कि यूरोप में बिजनेस करने के लिए आने वाली कंपनी आयरलैंड में अपने ऑफिस ओपन कर सकती हैं और हम आपको बाकी के देशों से बहुत ही कम टैक्स पर अपने ऑफिस खोलने की परमिशन देंगे। यही नहीं, गवर्नमेंट ने तो इन कंपनियों को सब्सिडी तक देने की बात सामने रख दी। अब हर कोई यहाँ आना चाहता था और कोई आना चाहेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एक तो बहुत ही सस्ती कीमत पर ऑफिस खोलने के लिए जमीन दे रही थी और ऊपर से अपनी यहाँ आने के लिए सब्सिडी भी दे रही थी। इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपने हेड ऑफिस आयरलैंड में बना डाले। डेल, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सारी कंपनी हाई टैक्स रेट से बचने के लिए आयरलैंड पहुंच गईं। टैक्स फ्री पॉलिसी, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर्स की वजह से आयरलैंड के अंदर बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी। आप इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि केवल 10 सालों में, यानी कि 1990 से 2000 के बीच आयरलैंड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2.2% से बढ़कर 49.2% हो चुकी थी। आयरलैंड में टैक्स कम था, सैलरी ज्यादा थी, जिसकी वजह से यहाँ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती चली गई, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ रही थी। इकोनॉमी के इस रूल को तो आप जानते ही हो कि डिमांड उत्पादकता को बढ़ाती है। डिमांड की वजह से इकोनॉमी बूस्ट करने लगी, जिसकी वजह से अचानक ही आयरलैंड की इकोनॉमी सिंगापुर और साउथ कोरिया से भी तेज ग्रो करने लगी। इकोनॉमी में आए इस बूम की वजह से अब आयरलैंड को केल्टिक टाइगर कहा जाने लगा था।
हालांकि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरी दुनिया अफेक्ट हुई थी, मगर आयरलैंड को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरलैंड ने यहाँ टैक्स रेट बिल्कुल 0 कर दिए थे। बस ये करना था कि आयरलैंड की तो मानो लॉटरी लग गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तो गूगल और मेटा जैसे टैक्स जाइंट भी टैक्स बचाने के लिए सीधे आयरलैंड पहुंच गए। अब तो गूगल और मेटा के हेडक्वार्टर भी आयरलैंड में बन चुके थे, जिसकी वजह से दुनिया भर के हाईली क्वालिफाइड लोग जॉब के लिए आयरलैंड आने लगे। अब आयरलैंड यूरोप की सिलिकॉन वैली बन चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक तो सब कुछ ठीक है, आयरलैंड तेजी से ग्रो भी कर रहा है, भुखमरी और अकाल से गुजरा आयरलैंड एक अमीर देश बन चुका है, तो फिर अब क्यों 18 से 24 साल के 70% से ज्यादा लोग हमेशा के लिए आयरलैंड को छोड़ देना चाहते हैं? आखिर अपने ही देश में वे लोग रहना क्यों नहीं चाहते हैं? तो बताते चलें, इसके लिए एक नहीं बल्कि तीन रीजन जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और। आयरलैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। असल में आयरलैंड उतना अमीर नहीं है जितना जीडीपी को देखकर लगता है। वास्तव में जीडीपी पर कैपिटा के अकॉर्डिंग भले ही आयरलैंड दुनिया का सबसे अमीर देश हो, मगर आयरलैंड के कुछ और आंकड़ों को देखें तो पिक्चर एक धुंधली सी नजर आती है। असल में अगर आप आयरलैंड की एनुअल सैलरी को देखोगे तो वो सभी स्कैंडिनेवियन कंट्री से कम है। इनफैक्ट आयरलैंड की एनुअल सैलरी तो बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों के बराबर ही है। जबकि हैरानी वाली बात यह है कि इन देशों का जीडीपी आयरलैंड से आधा भी नहीं है। यही नहीं, अगर आप आयरलैंड की हाउस होल्ड इनकम को देखो तो पता चलेगा कि पूरा खर्च करने के बाद आम आदमी के पास बहुत ही कम पैसा बचता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि जीडीपी के मामले में तो आयरलैंड सबसे आगे है, मगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के मामले में आयरलैंड बहुत ज्यादा नीचे है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरलैंड का जीडीपी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इन्फ्लेटेड जीडीपी का क्या मतलब है, तो बताते चलें कि आयरलैंड में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है वह फॉरेन कंपनी की वजह से होती है, मगर ये फॉरेन कंपनी साल के एंड में अपना सारा प्रॉफिट आयरलैंड से निकाल कर अपने देश ले जाती हैं। और यही नहीं, यह फॉरेन कंपनी तो इतनी चालाक है कि ज्यादातर फॉरेन वर्कर्स को ही एम्प्लॉय रखती हैं। तभी तो यहाँ जितनी भी बड़ी टेक कंपनी मौजूद हैं, उनमें बहुत ही कम आयरिश लोगों को हायर किया जाता है, जिसकी वजह से आयरलैंड के ज्यादातर लोग आज भी खेती, सेल्स और रिटेल या माइनिंग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। और आपको तो पता ही है कि इन फील्ड में टेक कंपनी से बहुत ही कम पैसा मिलता है। यही वजह है कि जीडीपी इतनी ज्यादा होने के बावजूद नॉर्मल लोगों के पास बहुत ही कम पैसा है। असल में फॉरेन से आए लोगों की सैलरी की वजह से ही आयरिश सैलरी इतनी ज्यादा लगती है। अगर केवल आयरिश लोगों की एनुअल सैलरी को देखा जाए तो आंकड़ा बहुत ही कम हो जाएगा। इससे पता चलता है कि स्टैटिक्स और ग्राउंड रियलिटी में बहुत ही ज्यादा फर्क है। वैसे आपको बताते चलें कि स्टैटिक्स और ग्राउंड रियलिटी में इतना अंतर केवल आयरलैंड में ही नहीं है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इसके लिए आप हमारे देश भारत का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। भारत जीडीपी के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर भारत को जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए तो इसका नंबर 141वां है। हालांकि भारत की जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रही है, मगर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रहा है। मगर फिर भी भारत की हालत आयरलैंड जैसी नहीं है। खैर, ये तो हुई भारत की बात। अब वापस आयरलैंड पर आते हैं, जहां आयरलैंड की सरकार पूरी दुनिया में दिखावा कर रही है कि हम दुनिया के सबसे अमीर देश हैं, मगर वहीं आयरिश लोगों की एनुअल इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत से देशों से नीचे है। बस यही वजह है कि यंग आयरिश दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। ये तो हुआ पहला रीजन। देश छोड़ने का दूसरा रीजन है हाउसिंग शॉर्टेज। असल में हाउसिंग प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल सभी बड़े देशों में देखने को मिल रही है, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह ही आयरलैंड भी हाउसिंग प्रॉब्लम से गुजर रहा है। यहाँ पर रियल एस्टेट डेवलपर के लिए घर बनाना बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसकी वजह से आयरलैंड में घरों की सप्लाई डिमांड से बहुत कम है, जिससे घरों के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। घरों की शॉर्टेज की वजह से आयरलैंड में हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ रेंट पर घर देखने के लिए भी लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आती है। नंबर 3 पर आता है आयरलैंड का हेल्थ केयर सिस्टम। आयरलैंड जो दुनिया का अमीर देश है, यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम ओवर क्राउडेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे आयरिश डॉक्टर अच्छी फैसिलिटीज और सैलरी की वजह से यूरोप के बाकी देशों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बचे हुए डॉक्टर पर इतना लोड आ जाता है कि पेशेंट को महीनों तक वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। तो इन सब बातों से आप समझ ही सकते हो कि आयरलैंड की सक्सेस की सारी स्टोरी आर्टिफिशियल और दिखावा है, क्योंकि यह जीडीपी फिगर पर डिपेंड करती है। लेकिन अब तो ज्यादातर लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में इस जीडीपी फिगर पर भी भारी कमी देखने को मिल सकती है।
एक्चुअल में ऐसा तब होगा जब आयरलैंड अपनी जीरो टैक्स पॉलिसी को हटाएगा, क्योंकि हमेशा तो वह जीरो टैक्स पॉलिसी पर नहीं रह सकता। इसलिए जैसे ही ऐसा होगा तो लो टैक्स की वजह से यहाँ आई कंपनियां जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगी और आयरलैंड को जल्द ही ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो अरब कंट्रीज भी अपने देश में टैक्स को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि जल्द ही ऑयल, लिथियम और सोडियम आयन से रिप्लेस होने वाला है। इसलिए जैसे ही आयरलैंड टैक्स रेट बढ़ाएगा तो उसका एडवांटेज खत्म हो जाएगा और कंपनियां अपनी होम कंट्री की ओर लौट जाएंगी, जिससे आयरलैंड की इकोनॉमिक कंडीशन बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। यही वो कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि देश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी डोमेस्टिक कंपनी और इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। केवल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर निर्भर रहने से इकोनॉमिक फिगर तो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन ग्राउंड लेवल की तरक्की नहीं हो सकती। तो आयरलैंड को देखकर सभी देशों को यह सीख लेनी चाहिए कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही देश का आधार है, न कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वैसे आपका आयरलैंड के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।